नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भाजपा सांसद नारायण राणे का कहना है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हो रही है। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। उसे लेकर ही नारायण राणे ने तंज कसा। शिवसेना यूबीटी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में अवसरों की कमी होती है और साथ ही संगठनात्मक विकास भी नहीं हो पाता। राउत ने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए थे। शिवसेना यूबीटी के अकेले चुनाव लड़ने पर जब भाजपा सांसद नारायण राणे से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कभी आत्मविश्वास से बात करते थे, लेकिन अब उनकी ताकत कम हो गई है। अगर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? पार्टी में अब क्षमता नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने जो हासिल किया था उसे उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 2.5 साल में गंवा दिया है। शिवसेना यूबीटी द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा ऐसे समय हुई है जब शिवसेना यूबीटी के रुख में भाजपा सरकार के प्रति नरमी देखी जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दो बड़ी खबर। दिल्ली की सियासत में अगले महीने तक जबरदस्त हंगामा दिखाई देगा। एक तरफ तो संसद का बजट सत्र शुरू होगा, आम बजट पेश किया जाएगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव के नतीजे आएंगे, नई सरकार भी बनेगी। 4 दिन पहले तो बीजेपी यह तय मानकर चल रही थी कि दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आप और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होगा। इसका नुकसान कांग्रेस और आप दोनों को होगा। खास तौर पर दलित और मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो दलित और मुसलमान पूरे देश में तेजी से कांग्रेस के साथ एकजुट होता दिखाई दे रहा है और इसका असर दिल्ली में भी दिख रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का आगाज किया और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का समर्थन किया, उसके बाद बीजेपी की यह उम्मीद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। कांग्रेस और आपके नेताओं ने एक दूसरे पर हमले भी शुरू कर दिए थे और इस बीच खबर आई कि दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन ने पत्रकार वार्ता बुलाई है। वह केजरीवाल के खिलाफ बड़े खुलासे का दावा करने वाले थे। मीडिया को नेता भी भेज दिया गया था। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से दावे किए जाने लगे थे कि आज जो खुलासा होगा वह बेहद चौंकाने वाला खुलासा होगा। खबरें तो यहाँ तक आने लगी थी कि दिल्ली के पूर्व सीएम के आतंकवादी संगठनों से सीधे कनेक्शन के सबूत अजय माकन पेश करने जा रहे हैं। और जैसे ही यह खबर सामने आती है, बीजेपी नेताओं में जहां खुशी दिख रही थी, वहीं अचानक इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो जाती है। इंडिया गठबंधन में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों के दिग्गज नेता सक्रिय हो जाते हैं। दक्षिण भारत की सत्ताधारी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में भी शामिल है, उसके चीफ का फोन सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचता है। दोनों नेताओं के बीच में फोन पर करीब 18 मिनट की बातचीत होती है और इसकी खबरें बाहर आ रही है। और इसके बाद स्थितियां अचानक ही बदलना शुरू हो जाती है। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही दिल्ली कांग्रेस के फोन की घंटियां बजने लगती हैं। पार्टी नेताओं के बीच मंथन शुरू हो जाता है और फिर खबर आती है कि अजय माकन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें वह बड़ा खुलासा करने वाले थे, वो अब रद्द कर दी गई है। बाद में कांग्रेस की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन निशाने पर अब आम आदमी पार्टी नहीं बीजेपी आ जाती है। कांग्रेस के नेता उस पार्टी पर हमले तेज कर देते हैं जो दिल्ली की सत्ता से 27 साल से बाहर है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों में नरमी दिखाई देना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बात आम आदमी पार्टी की करें तो उसके नेताओं का रुख भी बदला दिखाई देता है। 2 सप्ताह पहले तक आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हो या फिर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ही क्यों न हो, उन दोनों की ही तरफ से यानी सारे आप नेताओं की तरफ से इंडिया गठबंधन को चेता दी जा रही थी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ यह बयान दे दिया था कि यह इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। यह भी कह दिया गया था आप नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही गठबंधन में अब नहीं रह सकते। या तो इंडिया से कांग्रेस को निकाला जाए या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़ देगी। लेकिन अब आप नेताओं की जुबान बदल गई है। वह कांग्रेस को लेकर बिल्कुल नरम रुख दिखा रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ उनका रुख पहले की तरह बेहद आक्रामक बना हुआ है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के देश में कुल 16 मामले हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आए। यहाँ 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव है। बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल AMCH में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। ध्रुवज्योति भूया ने बताया कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एक 3 साल का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक है।
देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में है, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 से 2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया। HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक बैठक में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में समूह के बिजली संयंत्रों के विस्तार के लिए 60.000 करोड़ के नियोजित निवेश की घोषणा की है। इस विस्तार से छत्तीसगढ़ की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट और बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त गौतम अदानी ने राज्य में समूह के सीमेंट संयंत्रों के विकास और विस्तार के लिए 5.000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने राज्य सरकार को अदानी फाउंडेशन के माध्यम से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन में पहल का समर्थन करने के लिए अगले 4 वर्षों में 10.000 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया। गौतम अदानी की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई इस बैठक में रक्षा संबंधित उपकरणों के निर्माण और छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर और एक वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना में संभावित सहयोग की भी चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने और राज्य के समग्र विकास में वृद्धि होने की उम्मीद है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर बीजेपी की तरफ से फर्जी वोट बनाने का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी के जो सांसद और मंत्रियों के बंगले हैं, उनके पते पर वोट बनवाए गए हैं। बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी घरों से 30 से 30 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। आम आदमी पार्टी ने इनकी बेईमानी पकड़ ली है और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी पर भी तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारा CM उम्मीदवार कौन होगा, सभी को पता। आपने इसका ऐलान भी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया था कि अरविंद केजरीवाल ही CM का चेहरा होंगे। बीजेपी का पता नहीं चल रहा है कि उसका CM फेस कौन होगा, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बीजेपी की CEC की मीटिंग में तय हुआ है कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के CM उम्मीदवार होंगे। अगले 1-2 दिन में रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मैं बिधूड़ी से आग्रह करता हूँ कि वह दिल्ली वासियों को बताएं कि पिछले 10 सालों में बतौर सांसद उन्होंने क्या क्या किया है। वह अपना विजन बताएं कि दिल्ली के लोगों के लिए उनका क्या विजन है। जब उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो भी CM का चेहरा होंगे, उनके बीच एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। लोगों को तय करना है कि उनके लिए कौन सही है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से NCP सुप्रीमो शरद पवार अचानक सक्रिय हो गए हैं, उसने महायुति गठबंधन की नींद उड़ा दी। देवेंद्र फडणवीस भी शरद पवार की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उनका बयान सामने आया है जिसमें वह शरद पवार को राजनीति का चाणक्य बता रहे हैं। तो क्या फडणवीस और बीजेपी पवार की सक्रियता से डर गए हैं? कैसे महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव आता दिख रहा है, इस पर नजर डालते हैं। शरद पवार ने बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसमें RSS की तारीफ। पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, B.R. अम्बेडकर और यशवंतराव चौहान की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध। पवार ने संघ के काम करने के तरीके की तारीफ की, लेकिन उसकी विचारधारा पर हमला भी किया और कहा कि काडर ऐसा होना चाहिए जो दलित, वंचित और शोषित के हक की आवाज उठा। इससे पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी को एकजुट करके महायुति गठबंधन को सख्त संदेश दिया था, जो उनकी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश कर रहा था। अब पवार की सक्रियता ने महायुति गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। देवेंद्र फडणवीस के बयान भी बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि फडणवीस को 5 साल पहले शरद पवार करारी मात दे चुके हैं, जब फडणवीस CM पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए थे। फडणवीस ने शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा और यह भी स्वीकार किया कि राजनीति में कुछ भी संभव है। खबरें आ रही हैं कि अजित पवार और शरद पवार गुट एक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अजित पवार NDA छोड़ सकते हैं और इसे लेकर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने पोंगल के अवसर पर DMK कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि उनकी सरकार की महिला समर्थक नीतियों के कारण तमिलनाडु के शहर देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। CM स्टालिन ने एक रिपोर्ट के हवाला देते हुए लिखा, चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, सलेम, इरोड, थिरुपुर और वेल्लोर ने महिला सुरक्षा के लिए शीर्ष 20 सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान हासिल किया है।
यह हमारी द्रविड़ सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के कारण है। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।